नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक पत्नी संग चला गया और एक डॉक्टर बनने गया तो वापस न लौटा। पर वह अनपढ़ जिसे पिता ने लात मारकर भगाया। मुसीबत में अपने माता पिता के लिए वही बेटा सबसे पहले आया। फिर हुआ दोनों बेटों को गलती का एहसास और जब घर वापस लौटे तो पिता ने लिया ऐसा फैसला। आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। राम जी के 3 बेटे थे। राम जी की पत्नी शीला जी ने राम जी से कहा कि हमारे 3 बेटे हैं, क्या हम इसी गरीबी में इनका भविष्य बना पाएंगे? तब राम जी ने कहा कि मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा इनका भविष्य बनाने में और इनको पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाऊंगा और अपने बेटों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। राम जी खेतों में काम करते थे। उन्होंने दिन और रात काम करने में ही बिता दिया और अपने बच्चों को पढ़ाया। पर राम जी का सबसे छोटा बेटा रोहित, वह पढ़ाई में ठीक नहीं था और हर साल फेल हो जाया करता था। राम जी उससे बहुत परेशान थे और रोहित सबसे ज्यादा शरारती भी था। बेशक वह बड़ा हो गया, पर उसकी हरकतें बच्चों जैसी ही रहीं। पर राम जी का बीच वाला बेटा प्रशांत, वह पढ़ाई में सही था। वह डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता था। वह कहता था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर की पढ़ाई करूँगा। और बड़ा बेटा समीर बहुत होशियार और समझदार था। वह पढ़ाई के साथ साथ एक फैक्ट्री में काम करने लगा। उस फैक्ट्री के मालिक बहुत अच्छे थे। वह समीर को बहुत अच्छे से जानते थे कि वह होशियार और समझदार लड़का है। एक दिन समीर फैक्ट्री से घर आ रहा था तो वह देखता है कि उसकी फैक्ट्री का माल एक ट्रक से उतारकर दूसरे ट्रक में भरकर कहीं और ले जा रहे थे। तभी समीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वे रुकते नहीं और ट्रक की रफ्तार उन्होंने और तेज कर ली। तभी पीछे से बाइक पर समीर आ रहा और ट्रक के आगे बाइक खड़ी कर दी, पर ट्रक रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। तभी पुलिस आ गई और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि समीर ने पुलिस को फ़ोन पहले ही कर दिया था। और पुलिस उस ट्रक ड्राइवर को पकड़कर ले गई। उन्हें पकड़ने के बाद पता चला कि वह उस फैक्ट्री में ही काम करने वाला लड़का था। समीर उसको पहले अपने मालिक के पास ले गया और उसकी सारी करतूत बताई। मालिक यह बात सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि वह सबसे पुराना वर्कर था। वह उस लड़के पर उन्होंने बहुत गुस्सा किया और उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा, तुमने न जाने मेरा माल इधर से उधर कितना किया होगा, ले जाओ इसे मेरे सामने से। तभी पुलिस उसे पकड़कर ले गई। फिर उस फैक्ट्री के मालिक ने समीर से कहा, समीर, अगर तुम न होते तो मुझे पता ही न चलता कि मेरा माल मेरी ही नाक के नीचे से गायब हो रहा है। अगर कोई और होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह भी इसमें शामिल हो गया होता, पर तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर समीर ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, वही मैंने पूरा किया है। फिर वह घर जाने के लिए निकल गया, पर उसके घर पहुंचने से पहले उसके मालिक समीर के आने से पहले ही पहुंच चुके थे। समीर ने अपने मालिक को घर में देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और कहा, सर, आप यहाँ कैसे? आप तो फैक्ट्री में थे ना? तभी मालिक ने कहा, देखो, मैं तुमसे पहले पहुँच गया। चलो आओ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अपनी लड़की की फ़ोटो समीर को दिखाने लगे और उन्होंने समीर से पूछा कि ये लड़की कैसी है, ज़रा बताना। समीर बहुत कंफ्यूज था और कहा, हाँ अच्छी है लड़की, पर यह आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? तभी मालिक ने कहा कि ये मेरी बेटी है और मैं इसका रिश्ता लेकर आया हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो हम शादी पक्की समझें। फिर समीर ने कहा, पहले मैं माँ बाबूजी से तो पूछ लूँ। तब उनके मालिक ने कहा, मैंने तुम्हारे माँ बाबूजी से बात कर ली है। तभी साइड में खड़े समीर के माँ बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, हमें ये बात पता है और जो बात फैक्ट्री में हुई थी वो भी बात बताई है इन्होंने। यह तेरी अच्छाइयों को देखते हुए
तेरा रिश्ता लेकर आए हैं। हमें तो लड़की पसंद है। अब तू बता कि तुझे कैसी लगी। तब समीर ने भी कहा, जो तुम लोगों की पसंद है माँ, वही मेरी भी। तभी उसका छोटा भाई आ गया और कहा, तो फिर शादी पक्की? तब सब लोग हंसने लगे। तब समीर ने कहा, हाँ मैं शादी के लिए राज़ी हूँ। फिर शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चलने लगीं। उस लड़की का नाम प्रिया था। समीर का छोटा भाई रोहित घर से प्रिया के लिए शगुन का सामान लेकर गया। प्रिया की माँ नहीं थी, उसकी एक भाभी थी। वह उसका शगुन का सामान खोलती हैं, पर प्रिया की भाभी उस सामान का मजाक बनाने लगी और उनकी गरीबी का भी मजाक बनाने लगी और कहा, तुम्हारे पापा ने भी कहा तुम गरीबों में जाकर धकेल दी। तुम उनकी इकलौती लड़की हो। तुम्हारे लिए तो उन्हें अच्छे से अच्छा घर ढूंढना चाहिए था, पर पता नहीं तुम्हारे पापा को इस गरीब लड़के में क्या दिखा जो तुम्हारी शादी इसके साथ तय कर दी। पर प्रिया, उनकी बातों को सुनकर प्रिया ने कहा, अब क्या कर सकते हैं। मैं अपने पापा की बात टाल नहीं सकती। अब इस बात को छोड़िए भाभी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वह अपना शगुन का सामान देखने लगी। प्रिया के पिता अपनी बेटी की शादी से बहुत खुश थे, पर प्रिया की भाभी उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह प्रिया को शादी के खिलाफ भड़काने में लगी रही। प्रिया को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी शादी अब वहीं होगी जहां उसके पिता ने तय की है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई, पर प्रिया समीर के घर में किसी को भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन वह अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी समीर की माँ शीला जी आईं और उन्होंने कहा, प्रिया बेटा खाना खा ले। इस पर प्रिया अपनी सास पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली कि अंदर आने से पहले दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए ना, इतनी भी तमीज़ नहीं आपको। तब शीला जी ने कहा, क्या बेटा? तभी प्रिया ने कहा, तुम्हें इंग्लिश कहाँ आती होगी। मैं ये कह रही हूँ, अंदर आने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था ना। तुम गरीबों को कहाँ पता होगा। तुम्हारा मन किया जब मुंह उठाकर यहाँ चले आए। ये बात समीर का छोटा भाई रोहित सुनकर अंदर आया और कहा, भाभी आप माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हैं। आज तक माँ से इतनी ऊंची आवाज़ में किसी ने भी बात नहीं की। तभी प्रिया ने रोहित से कहा, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। और हाँ, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए, समझे। फिर शीला जी ने कहा कि तुम दोनों शांत हो जाओ और प्रिया बेटा, मुझसे गलती हो गई, आगे से गेट खटखटा कर ही अंदर आऊँगी। फिर प्रिया ने कहा, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तभी गुस्से में रोहित ने कहा, आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा। फिर प्रिया को गुस्सा आ गया और उसने रोहित को चांटा मार दिया और कहा, अपनी औकात में रहो, समझे। फिर रोहित भी हाथ उठाता है, पर प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी बाहर से समीर आ गया और रोहित से कहने लगा, रोहित तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी भाभी पर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार भी। भाभी माँ समान होती है, ये भी भूल गया तू। तभी प्रिया कहने लगी कि देखो तुम्हारे पीछे ये मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, आज तो मुझ पर हाथ भी उठा दिया। तभी रोहित ने कहा, भैया तुम्हें इनकी बातों पर विश्वास हो गया, अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं है। भाभी माँ से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी, जो आज तक किसी ने भी नहीं की। तभी प्रिया बोली, देखो अब तो ये झूठ भी बोलने लगा। फिर समीर अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ माँ, क्या बात थी। तभी प्रिया कहने लगी, अब माँ से पूछने की कसर रह गई है। मतलब मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। वह अपना सामान पैक करने लगी। फिर समीर ने कहा, नहीं प्रिया ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है, बस मैं तो माँ से पूछना चाह रहा था। फिर प्रिया ने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, तो चलो मेरे साथ। समीर ने कहा कि मैं घर छोड़कर नहीं जा पाऊंगा प्रिया,
मेरा भी परिवार है। तो प्रिया ने कहा, ये तुम्हारा छोटा भाई इतना मुंह चलाता है, अगर यह इतना काम कर ले तो क्या हो जाएगा। तुम बस यहाँ से चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। प्रिया अपनी बात मनवाने के बाद समीर को ज़बरदस्ती लेकर चली गई। वह जाना नहीं चाहता था, फिर भी वह उसे लेकर चली गई। शीला जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर प्रिया ने उनकी एक बात न सुनी और समीर को साथ लेकर चली गई। फिर शाम को राम जी आए तो वह कहने लगे कि आज इतनी शांति क्यों है। फिर रोहित ने उनको सारी बातें बताईं तो राम जी ने कहा कि क्या उसने तुम्हारी माँ से चिल्लाकर बात की? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वह यहाँ से चली गई, नहीं तो मैं उसे निकाल देता। पर समीर क्यों गया? उसके बाद रोहित कहने लगा कि भैया तो जाना ही नहीं चाहते थे, पर भाभी उन्हें ज़बरदस्ती ले गईं। तो राम जी ने कहा, समीर क्या छोटा बच्चा है जो ज़बरदस्ती ले गई? उसके खुद के मन में खोट है, तभी तो वह चला गया। अब वो चला गया तो जाने दो, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। वह अपने बीच वाले बेटे प्रशांत को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बाहर शहर में भेजने लगे और कहा, अब तुम डॉक्टर बनकर ही आना बेटा। उन्होंने उसको 1 लाख रुपए देकर भेज दिया और कहा कि टेलीफोन कर लिया करना और चिट्ठी लिखते रहना। फिर वह चला गया। बाहर शहर में उसने किराए पर कमरा लिया और वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले अपने बाबूजी को चिट्ठी लिखी कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, आप चिंता नहीं करना, मैं यहाँ सही हूँ। वह चिट्ठी जब राम जी के पास पहुँच गई तो राम जी बहुत खुश थे कि प्रशांत वहाँ पर खुश है। प्रशांत ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, पर प्रशांत जहाँ रहता है वहाँ की मालकिन बहुत ही खड़ूस है। उसकी एक बेटी थी, वह प्रशांत को पसंद करने लगी थी। वह किसी न किसी बहाने से उसके पास आने जाने लगी, पर प्रशांत उसकी उल्टी सीधी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। प्रशांत को अपने कॉलेज की फीस भरनी थी, तो उसने अपने बाबूजी को चिट्ठी लिखी कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत और है, हो सके तो भिजवा देना। जब वह चिट्ठी राम जी के पास पहुंची तो वह अपने छोटे बेटे रोहित को वह चिट्ठी पढ़ने के लिए कहा, लेकिन रोहित पढ़ाई में कमज़ोर था, तो वह उस चिट्ठी को अटक अटक कर पढ़ना शुरू कर देता है। राम जी ने तभी रोहित को एक थप्पड़ मारा और कहा कि तू पढ़ना कब सीखेगा, इतना बड़ा हो गया। तो रोहित ने कहा, पढ़ तो रहा हूँ ना। उस चिट्ठी में लिखा हुआ रोहित ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि माँ बाबूजी को प्रणाम और छोटे भाई को बहुत सारा प्यार। मैंने माँ के लिए चप्पल भेजी हैं और बाबूजी को शर्ट और छोटे भाई के लिए टोपी। आप सबको सही लगाना जो मैंने भेजा है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, कॉलेज की फ़ीस भरनी है, तो भिजवा देना। आपका बेटा प्रशांत। राम जी थोड़ा परेशान हो गए पैसे की बात सुनकर और कहने लगे कि अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। फिर उन्होंने अपना ट्रैक्टर बेच दिया और 1 लाख का इंतज़ाम करके पैसे चिट्ठी द्वारा भिजवा दिए। पर वह चिट्ठी जब देने आया तब वहाँ प्रशांत नहीं था, तो उसकी मालकिन को डाकिया चिट्ठी देकर चला गया। वह अब उसको खोल कर देखती है तो सारे पैसे उसमें से निकाल लिए उसने और चिट्ठी छुपा दी और प्रशांत को नहीं बताया। प्रशांत कुछ दिन बाद सोचने लगा कि इतने दिन हो गए, बाबूजी ने पैसे नहीं भेजे। वह अब अपनी मालकिन से पूछने गया, पर उसने मना कर दिया कि कोई चिट्ठी नहीं आई। फिर प्रशांत ने दोबारा से चिट्ठी लिखी कि बाबूजी, आपने पैसे नहीं भेजे, मैं फ़ीस कैसे भरूंगा। उसने चिट्ठी भेज दी। जब वह चिट्ठी राम जी के पास पहुंची तो राम जी परेशान हो गए और कहने लगे कि पैसे वहाँ नहीं पहुँचे तो कहाँ गए। फिर वह अपने घर को गिरवी रख कर दोबारा पैसे भेज देते हैं
और चिट्ठी में उन्होंने लिख भी दिया कि बेटा, घर गिरवी रख कर मैंने तुम्हारे पैसे भिजवा दिए हैं। पर वो चिट्ठी भी उस मालकिन के हाथ में आ गई और उसने पहले की तरह वह छुपा दी और पैसे खुद ने रख लिए। फिर प्रशांत सोचने लगा कि इतने दिन हो गए, अभी बाबूजी ने पैसे नहीं भिजवाए। उसकी फीस भरने की लास्ट डेट थी, तो वह परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। वह शांत होकर बैठ गया कि तभी वहां उसकी मालकिन आई और झूठ मूठ की हमदर्दी दिखाने लगी और कहने लगी कि क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे शांत क्यों बैठे हो। तभी प्रशांत ने अपनी बातें बताते हुए कहा कि मैं अपनी फीस कैसे भरूंगा। फिर उसकी मालकिन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस के पैसे दे दूंगी। मालकिन चाहती थी कि प्रशांत उसकी बेटी से शादी कर ले और उसे गांव न ले जाए। वह प्रशांत को उसके माँ बाप के बारे में बुरा भला कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाबूजी गांव के हैं, उन्हें कहाँ पता होगी शहर में रहकर कितने खर्च बढ़ जाते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी तुमको बहुत पसंद करती है। तो प्रशांत ने कहा, मैं अपने माँ बाबूजी की बिना इजाज़त के कुछ नहीं करूँगा। पर वह नहीं मानती और उसके माँ बाप के बारे में उसे भड़काने में लगी रही। उसने प्रशांत को शराब पिला दी और कहा कि अब छोड़ दो उस गांव को, उसमें कुछ नहीं रखा, असली मज़ा तो शहर में है। फिर प्रशांत भी उसके भड़कावे में आ गया और उसने अपने माँ बाबूजी को बिना बताए शादी कर ली और वहीं रहने लगा। राम जी चिट्ठी भेजते रहे और मालकिन उन चिट्ठियों को छुपाती रही। अब राम जी सोचने लगे कि इतने दिन हो गए, ना तो प्रशांत की चिट्ठी आई और ना ही फ़ोन किया। फिर राम जी टेलीफोन पर प्रशांत को फ़ोन करने लगे, तो उसकी मालकिन ने फ़ोन उठाया। तब राम जी ने कहा, मुझे प्रशांत से बात करनी है, मैं उसका बाबूजी बोल रहा हूँ। पर मालकिन ने प्रशांत से बात नहीं कराई और कहा कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। प्रशांत यहाँ बहुत खुश है, वो आप लोगों को भुला चुका है, अब आगे से फ़ोन करने की सोचना भी नहीं। तो राम जी यह सुनकर उदास हो गए और सारी बातों को शीला जी को बताया और शीला जी से कहने लगे कि मेरा तो अपने बेटों पर से भरोसा ही उठ गया है। पहले बड़ा बेटा जो बहू के साथ चला गया और अब ये दूसरा बेटा, इसके लिए तो मैंने क्या कुछ नहीं किया। इसकी पढ़ाई के लिए तो मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया, पर इसने भी हमें छोड़ दिया और हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब ये छोटा बेटा रोहित, यह भी क्या ही कर लेगा, ये भी हमें ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। तो शीला जी ने कहा कि आप निराश मत होइए, हमारी भी एक दिन भगवान ज़रूर सुनेगा। फिर राम जी ने रोहित से भी उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने अब रोहित से भी बात करनी बंद कर दी। वह कुछ भी करता, राम जी उस पर ध्यान नहीं देते। फिर रोहित अपनी माँ से जाकर पूछने लगा कि माँ, बाबूजी को क्या हुआ है, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हर समय डांटते रहते हैं, पर अब तो उन्होंने मुझसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। फिर शीला जी ने रोहित को सारी बातें बताईं। तभी रोहित कहने लगा कि माँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मैं भैया जैसा नहीं हूँ। तब शीला जी ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है तू ऐसा नहीं है। तब रोहित ने कहा, फिर बाबूजी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। शीला जी ने उनसे कहा, उनके दो दो बेटों ने उनका भरोसा तोड़ा है बेटा, तो उसे जुड़ने में समय तो लगेगा ना। फिर रोहित ने कहा कि माँ, मैं बाबूजी का विश्वास नहीं टूटने दूंगा, मैं उनका एकमात्र सहारा बनूंगा। फिर रोहित राम जी का सारा काम उनके करने से पहले ही कर देता है और खेत पर भी वह काम करने चला गया। तभी वहां पर राम जी पहुंच गए। उन्होंने देखा कि खेत पर रोहित काम कर रहा है, जो कभी खेत पर आना ही नहीं चाहता था, वह काम कर रहा है।
राम जी ने उसके हाथ से कसला छीन लिया और कहा कि चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे जैसे बेटों की ज़रूरत नहीं है जो छोड़ कर चले जाएं। चले जाओ यहाँ से। पर रोहित नहीं मानता और काम में लगा रहा। फिर रात को राम जी जब सो रहे थे तभी रोहित उनके पास गया और उनके पैर दबाने लगा। पर राम जी ने उसे लात मारकर हटा दिया। पर रोहित नहीं माना और ज़बरदस्ती पैर दबाने लगा। फिर दूसरे दिन राम जी ने जिसके पास घर गिरवी रखा था वह आया और राम जी से अपने पैसे मांगने लगा। तब राम जी ने कहा, मुझे अभी थोड़ा वक्त और दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। पर वह नहीं माना और घर खाली करने की धमकी देने लगा। राम जी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगे पर वह नहीं माना। घर के सारे बर्तन बाहर फेंकने लगा। तभी बाहर से रोहित आया और उसने देखा कि घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। वह शीला जी से पूछता है कि ये सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं माँ। तब शीला जी ने उसे बताया कि पैसे न देने के कारण वह हमारा घर खाली कर रहे हैं। फिर रोहित ने कहा, आप इस तरह हमारी बेइज्जती करके सामान बाहर नहीं फेंक सकते। आपको अपने 1 लाख रुपए चाहिए ना, तो बस आप मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर वह कहने लगे कि बस 1 हफ्ते का ही समय दूंगा, पैसे नहीं मिले तो सीधा घर खाली कर दूंगा। तब रोहित ने कहा कि हाँ, आप कर लेना, मुझे 1 हफ्ते का समय तो दे दो। तो वह कहकर चला गया कि ठीक है, उनके लिए वह 1 हफ्ते का ही समय देगा। उनके जाने के बाद राम जी ने कहा कि तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा। तब रोहित ने कहा, बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं पैसों का जुगाड़ कर लूँगा। इतना कहकर रोहित बाहर चला गया और अपने दोस्तों से कहने लगा कि मैंने कह तो दिया है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर पैसे लौटा दूंगा, पर अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? क्या तुम लोगों के पास होंगे इतने पैसे? तभी उसके दोस्तों ने कहा कि हम सब पैसे इकट्ठे करेंगे तो मुश्किल से भी 50,000 भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें इतने पैसे मिलते ही कहाँ हैं। फिर रोहित का एक दोस्त बोला, रोहित मेरे पास एक रास्ता है। तो रोहित ने कहा कि क्या? तब उसने कहा कि कल एक कुश्ती का मैच है, अगर तू उस कुश्ती में जीत गया तो तुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर तू जिससे कुश्ती लड़ेगा वह बहुत ही दबंग है, उससे जीतना मुश्किल भी हो सकता है, उसमें तेरी जान भी जा सकती है यार, तू देख ले। तभी रोहित ने कहा कि कुछ भी हो जाए, पर मैं ये कुश्ती जीत कर ही आऊँगा, चाहे इसके बदले में मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। बस अब इतना बता दे कि ये कुश्ती है कहाँ पर। तब उसके दोस्त ने कहा कि तू कल 10 बजे मेरे पास आ जाना, मैं तुझे लेकर चलूँगा। तो रोहित ने भी कहा कि ठीक है, अब कल ही मिलेंगे। रोहित फिर घर आ गया और शीला जी ने रोहित से पूछा कि बेटा तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा, तूने कह तो दिया है। फिर रोहित ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। अब तुम इसके बारे में बार बार मत पूछना, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। इतना कहकर वह सोने चला गया। फिर दूसरे दिन बिना किसी को बताए वह अपने दोस्त के पास चला गया। उससे कहने लगा कि चलना नहीं है क्या, टाइम हो गया है चलने का। तो उसके दोस्त ने कहा कि हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। फिर वह वहाँ से चले गए। इस कुश्ती में बहुत ही रिस्क था, पर रोहित इस सब से नहीं डरा और वो मैदान में पहुँच गया और अब कुश्ती शुरू हो गई। रोहित कुश्ती लड़ तो रहा था, लेकिन उसके जीतने के चांस कम ही लग रहे थे। वह फिर भी हार नहीं मानता और उसने पूरी जान लगा दी जीतने के लिए, और आखिरकार वह जीत ही गया। पर वह जीत तो गया था, लेकिन उसकी हालत घर जाने तक की भी नहीं थी। फिर उसके दोस्त रोहित को अपने साथ अपने घर ले गए और उन्होंने उसे संभाला। रोहित ने अपने घर जाने से मना कर दिया और कहा कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे माँ बाबूजी
मुझे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाएंगे। वह 3 दिन तक घर नहीं गया। राम जी ने शीला जी से कहा, देखा, चला गया ना हमें छोड़कर, इसीलिए मैंने बेटों से बात करना छोड़ दिया था। देखा, कहकर गया था कि पैसे लेकर आऊँगा। पैसे तो छोड़ो, वह तो शक्ल दिखाने भी नहीं आया है। देख लिया तुमने अपने तीनों बेटों को, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। हमने उनकी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिए और वो हमारे बुरे वक्त में हमें छोड़कर चले गए। तब शीला जी ने कहा कि मैं अपने बड़े बेटों का तो नहीं कह सकती, पर मेरा छोटा बेटा रोहित, वो ऐसा नहीं है। उसकी कोई ना कोई वजह होगी, इसीलिए वो नहीं आया है। तो राम जी ने कहा कि ऐसी कौन सी वजह है जो घर आने को भी मना कर रही है। शीला जी ने कहा कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। फिर 3 दिनों बाद रोहित पैसे लेकर उसके पास गया, जिसके पास घर गिरवी रखा था। रोहित ने उसको पैसे दे दिए और अपने घर के कागजात लेकर रोहित अपने घर आ गया। उसके दोस्त भी उसके साथ ही थे। रोहित के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वह अपने घर पहुंच गया। शीला जी ने जब रोहित को देखा तो वो खुश तो हो गईं, लेकिन उसके सिर पर पट्टी लगी देख शीला जी परेशान हो गईं और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ बेटा, तुझे चोट कैसे लगी। रोहित के दोस्त शीला जी को तब सारी बात बताते हैं। शीला जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा, तूने ये सब क्यों किया, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। तभी बाहर से राम जी आए। उन्होंने रोहित को देखा और शीला जी से कहा, आ गया तुम्हारा लाडला, पूछो इससे कहाँ था इतने दिनों तक। तभी शीला जी ने राम जी को सारी बातें बताईं। तो यह सब सुनकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रोहित को गले से लगा लिया और कहा कि तूने आज साबित कर दिया कि तू मेरा बेटा है। राम जी बहुत खुश हुए, पर शीला जी को बहुत तेज़ बुखार आ गया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। जब शीला जी को वे हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ हॉस्पिटल में देखा तो राम जी का बड़ा बेटा समीर वहीं हॉस्पिटल में था। रोहित ने समीर को देख लिया और पूछा, भैया, आप यहाँ कैसे? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर समीर बताता है कि उसका बेटा छत से गिर गया है। उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। डॉक्टर ने खून की कमी बताई है और उसका खून भी पॉजिटिव है और वह कहीं नहीं मिल रहा। तो रोहित ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। तभी समीर को याद आया कि बाऊजी का खून भी तो बी पॉजिटिव है। तो समीर अपने बाऊजी के पास गया और कहा, बाऊजी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे खून की ज़रूरत है। आपका खून उसके खून से मैच करता है। प्लीज़ बाऊजी, इसे बचा लीजिए। राम जी ने पहले शीला जी को दवाई दिलाई और कहा कि तुम जाओ, मैं अभी आया। रोहित शीला जी को वहाँ से लेकर चला गया। फिर राम जी ने कहा कि मैं खून तो दे दूँगा, पर तुम्हें मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। यह सुनकर पहले तो शमीर को थोड़ा शौक सा लगा और फिर कहा कि ठीक है, आप खून दीजिए, मैं पैसे लेकर आया। तभी समीर से प्रिया ने कहा, देख लिया अपने बाऊजी को, अपने पोते को बचाने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। तभी समीर ने कहा कि बचा तो रहे हैं ना, मना तो नहीं कर रहे। फिर राम जी ने अपने पोते को खून दे दिया और समीर से पैसे ले लिए। फिर राम जी हॉस्पिटल से बाहर आए। तभी उनके पीछे समीर और प्रिया दोनों भी आ गए। उन्होंने देखा कि जो पैसे समीर ने राम जी को दिए थे, राम जी उन पैसों को गरीबों में बांट रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप दुआ करना, मेरा पोता सही हो जाए। समीर ये सब देखकर प्रिया से कहने लगा, देखो, ये होता है माँ बाबूजी का प्यार, जो दूर होकर भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। और तुम न जाने इनसे क्या क्या कहती रहीं, लेकिन आज फिर भी उन्होंने हमारी मदद की। इसके बाद अब राम जी घर चले गए। राम जी बहुत खुश थे कि खून देने के बहाने ही सही
उन्होंने अपने पोते को तो देख लिया और दोनों बहू बेटों को भी। पता नहीं प्रशांत कैसा होगा। प्रशांत भी अपने माँ बाबूजी को बिल्कुल भूल सा गया। एक दिन प्रशांत अपनी गाड़ी की चाबियां ढूंढने लगा। उसे उसकी चाबियां नहीं मिल रही थीं, तो वह अपनी सास से पूछने लगा, माँ जी, आपने मेरी गाड़ी की चाबियां देखी हैं? तो वह कहने लगी कि वहीं ड्रॉर में जाकर देखो, शायद वहां रखी हों। प्रशांत ने वहां जाकर देखा तो वहां सारी चिट्ठियां रखी हुई थीं जो उसके बाबूजी ने पैसों के साथ भेजी थीं। प्रशांत ने देखा कि ये क्या है। उसने सारी चिट्ठियां पढ़ लीं। फिर प्रशांत जोर जोर से अपनी सास को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा और कहा, माँ जी, यह सब क्या है? मेरे बाबूजी मेरी पढ़ाई के लिए अपना घर बेच बेच कर भी पैसा भेजते रहे और आपने मुझे भनक तक भी नहीं लगने दी। तभी उसकी सास ने कहा, मैं अपनी बेटी को गांव नहीं भेजना चाहती थी बेटा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर प्रशांत ने कहा, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप बर्दाश्त कर पाती? नहीं ना। अब मैं जा रहा हूँ अपने माँ बाबूजी के पास। प्रशांत ने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम्हें चलना है मेरे साथ तो चलो, अगर नहीं जाना तो रहो अपनी माँ के साथ, फिर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तब उसने कहा, नहीं प्रशांत, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर प्रशांत उसे अपने गांव लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में समीर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भी अपने घर पहुंच गया और प्रशांत भी वहां आ गया था। दोनों बेटे राम जी के पैरों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहा, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए बाबूजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर राम जी ने कहा, बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुम हमारे बुरे वक्त में हमें छोड़कर चले गए थे। अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। तब समीर ने कहा, अब हमें माफ़ कर दीजिए बाबूजी, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। हम आपको छोड़कर अब कभी नहीं जाएंगे, बस आप हमें अब माफ़ कर दीजिए। फिर राम जी ने भी अपने बहू बेटों को माफ़ कर दिया और वे सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ कल आपसे एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।